हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीष सर अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी के बारे में। चैप्टर 9 जो है आपका कंप्लीट हो चुका है। इसका पूरा थियोरी सेक्शन हमने कंप्लीट कर दिया है। इसका क्वेश्चन भी हमने अभ्यास प्रश्न सॉल्व करा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाके अध्याय 9 के बारे में पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं अध्याय 9 तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तो आज की हम लोग पहली हेडिंग स्टार्ट करेंगे इसका इंट्रोडक्शन के बारे में, भूमिका के बारे में। तो आइए हम लोग पहले कुछ रिवीजन करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ध्यान से समझिएगा। दकारते सन 1637 में दकारते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया। सन 1637 में वैज्ञानिक दकारते के द्वारा कणिका मॉडल प्रस्तुत किया गया। ठीक है, 1637 में वैज्ञानिक दकारते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। स्नेल ने जो नियम दिया था sin i बटे sin r, n बराबर sin i बटे sin r, अपवर्तन कोण, आपतित कोण और आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक तल पे हैं। इस नियम को प्रूव जो है दकारते ने किया था। तो 1637 में दकारते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया और स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। इस मॉडल से किसी अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या की गई। ठीक है, जो दकारते ने प्रकाश का कणिका मॉडल दिया, इस कणिका मॉडल के आधार पर अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन को और अपवर्तन के जो नियम हैं उनको एक्सप्लेन किया गया, व्याख्या किया गया। ठीक है, तो सन 1637 में दकारते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को प्रस्तुत किया तथा स्नेल के नियम को व्युत्पन्न किया। इस मॉडल से किसी अंतरा पृष्ठ पर प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम की व्याख्या की गई। कणिका मॉडल ने, जो प्रकाश का कणिका मॉडल है, कणिका मॉडल ने प्रागुक्त किया कि यदि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ती है तब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। कणिका मॉडल जो है, कणिका मॉडल ने यह प्रूफ किया, यह प्रयुक्त किया कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के समय, यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के समय अभिलंब की ओर मुड़ती है, यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है तब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। तो यदि प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ेगी, इसका मतलब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। यह जो है कणिका मॉडल ने समझाया। आइजैक न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत को अपने प्रसिद्ध पुस्तक ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया। ठीक है, दकारते ने प्रकाश के कणिका मॉडल को दिया था। इस कणिका मॉडल को सर आइजैक न्यूटन ने अपनी पुस्तक ऑप्टिक्स में और अधिक विकसित किया। इस पुस्तक की भारी लोकप्रियता के कारण कणिका मॉडल का श्रेय प्रायः न्यूटन को दिया जाता है। यह पुस्तक जो है ऑप्टिक्स, यह काफी लोकप्रिय पुस्तक है, जो कि आइजैक न्यूटन का पुस्तक है और उसमें कणिका मॉडल दिया गया है जो न्यूटन ने दिया है, अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया है। इसलिए जो है कणिका मॉडल के श्रेय को प्रायः न्यूटन को दिया जाता है। लेकिन वास्तव में प्रकाश का कणिका मॉडल किसने दिया? दकारते ने दिया था। अब आगे देखें। सन 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। सन 1678 में डच भौतिक वैज्ञानिक हैं क्रिस्टियान हाइगेंस। इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया कि प्रकाश जो है जब गति करती है तो तरंग के रूप में गति करती है। यह बात जो है
डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने कहा था सन 1678 में। तो सन 1678 में डच भौतिकविद क्रिस्टियान हाइगेंस ने प्रकाश के तरंग सिद्धांत को प्रस्तुत किया। इस अध्याय में, यह जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, इस अध्याय में हम प्रकाश के इसी तरंग सिद्धांत पर विचार करेंगे। अध्याय 10 तरंग प्रकाशिकी में हम लोग प्रकाश के तरंग सिद्धांत पर ही विचार करेंगे। प्रकाश को हम तरंग मानकर समझेंगे चीजों को। इस अध्याय में हम प्रकाश के इसी तरंग सिद्धांत पर विचार करेंगे। हम देखेंगे कि तरंग मॉडल, प्रकाश का जो तरंग मॉडल है जो हाइगेंस ने दिया था, परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं की संतोषप्रद रूप से व्याख्या कर सकता है। प्रकाश का तरंग मॉडल परावर्तन और अपवर्तन की घटनाओं को सही तरीके से संतोषप्रद रूप से एक्सप्लेन कर सकता है। तथापि यह प्रागुक्त करता है कि अपवर्तन के समय यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है, अपवर्तन के समय यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अपवर्तन के समय यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी? कम होगी। यह हमें पता चलता है प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, प्रकाश के तरंग सिद्धांत के द्वारा। कणिका मॉडल में क्या कहा गया था? कणिका मॉडल ने प्रयुक्त किया कि यदि प्रकाश की किरण अपवर्तन के समय अभिलंब की ओर मुड़ती है, ठीक है, अपवर्तन के समय अभिलंब की ओर मुड़ती है, तब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। जबकि हाइगेंस में कणिका सिद्धांत में कहा गया कि अपवर्तन के समय यदि तरंग अभिलंब की ओर मुड़ती है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, और इसमें कहा गया दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। ठीक है, यह प्रकाश के कणिका मॉडल को उपयोग करते समय की गई प्रयुक्ति के विपरीत है। प्रकाश के कणिका मॉडल में जो बातें कही गई और हाइगेंस के तरंग सिद्धांत में जो बातें कही गई वो ठीक एक दूसरे के विपरीत है, ठीक एक दूसरे के उल्टे हैं। कणिका मॉडल में कहा गया कि यदि प्रकाश की किरण अविलंब की ओर मुड़ती है तब दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होगी। जबकि तरंग मॉडल में कहा गया कि अपवर्तन के समय यदि तरंग अविलंब की ओर मुड़ती है तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। अर्थात यह प्रकाश के कणिका मॉडल को उपयोग करते समय की गई प्रयुक्ति के विपरीत है। ठीक है, अब आगे देखें। सन 1850 में फूको द्वारा, एक वैज्ञानिक है फूको, सन 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। सन 1850 में फूको ने प्रयोग द्वारा यह प्रूव किया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। ठीक है, इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रयुक्ति की पुष्टि की गई कि तरंग मॉडल की जो बातें कही गई कि माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी वायु में प्रकाश की चाल की तुलना में, ठीक है, कि दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी, यह तरंग मॉडल में कहा गया। उस बात को 1850 में फूको ने प्रूव कर दिया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होगी। तो दूसरा माध्यम हुआ, जल जो है यह दूसरा माध्यम हो गया, वायु एक माध्यम हो गया। तो जल में प्रकाश की चाल वायु के प्रकाश की चाल की तुलना में कम होती है। तो इस तरह से तरंग मॉडल वो प्रूव कर दिया गया, पुष्टि कर दिया गया। ठीक है, तो सन 1850 में फूको द्वारा किए गए प्रयोग द्वारा दर्शाया गया कि जल में प्रकाश की चाल वायु में प्रकाश की चाल से कम होती है। इस प्रकार तरंग मॉडल की प्रयुक्ति की
पुष्टि की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं। समझेंगे ध्यान से। मुख्यतः न्यूटन के प्रभाव के कारण, समझेंगे बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मुख्यतः न्यूटन के प्रभाव के कारण तरंग सिद्धांत को सहज ही स्वीकार नहीं किया गया। न्यूटन के प्रभाव के कारण जो है तरंग सिद्धांत को आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। मुख्यतः न्यूटन के प्रभाव के कारण तरंग सिद्धांत को सहज ही स्वीकार नहीं किया गया। इसका एक कारण यह भी था कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश जो है वैक्यूम में निर्वात में चल सकता है और यह महसूस किया गया कि तरंगों के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के लिए, तरंगों के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने के लिए, संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। न्यूटन के प्रभाव के कारण तरंग सिद्धांत को आसानी से सहज ही स्वीकार नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया आसानी से एक्सेप्ट? क्योंकि इसका कारण यह भी था कि प्रकाश जो है निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में वैक्यूम में गमन कर सकता है और यह महसूस किया गया कि तरंगों के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। प्रकाश को अगर तरंग मानते हैं तो तरंगों को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन आप यहाँ कह रहे हैं कि प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है। प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है, अर्थात बिना माध्यम के गमन कर सकता है। लेकिन आप देख रहे हैं कि तरंग के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए जो है आसानी से एक्सेप्ट नहीं किया गया। तथापि जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रयोग किया, जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण से संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया, सब निश्चित रूप से प्रूव हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंगवत है। प्रकाश की नेचर क्या है? तरंग है। यह कब प्रूव हो गया? जब टॉमस यंग ने व्यतिकरण संबंधी अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया, तो उस समय यह प्रूव हो गया कि प्रकाश जो है वह, उसकी प्रकृति कैसी होती है? वेव की तरह होती है, तरंग की तरह होती है। तो जब इससे पहले कंफ्यूजन था। क्यों कंफ्यूजन था? क्योंकि तरंग को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। यह महसूस किया गया कि तरंग एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक संचरण के लिए सदैव माध्यम की आवश्यकता होती है। ठीक है, और प्रकाश निर्वात में गमन कर सकता है और निर्वात में माध्यम होता नहीं है, तो यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि प्रकाश तरंग है। लेकिन जब टॉमस यंग ने सन 1801 में अपना व्यतिकरण संबंधी प्रसिद्ध प्रयोग किया, तब यह निश्चित रूप से सिद्ध हो गया, निश्चित रूप से प्रमाणित हो गया कि वास्तव में प्रकाश की प्रकृति तरंग जैसी होती है, तरंगवत होती है। ठीक है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापा गया। जो विजुअल लाइट होती है, दृश्य प्रकाश होती है, दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापा गया और यह पाया गया कि यह अत्यंत छोटी है। दृश्य प्रकाश को नापा गया और पाया गया कि यह अत्यंत छोटी है। जैसे उदाहरण के लिए पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य लगभग 0.6 माइक्रोमीटर है। पीले प्रकाश की तरंगदैर्घ्य कितनी है? लगभग 0.6 माइक्रोमीटर है। दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य जो है छोटा है, दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य छोटा होने के कारण प्रकाश को लगभग सरल रेखाओं में गमन करता हुआ माना जा सकता है। प्रकाश को लगभग सीधी रेखाओं में, स्ट्रेट लाइन में
चलता हुआ माना जा सकता है। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटा होता है। इस आधार पर दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटा होने के कारण सामान्य दर्पणों और लेंसों के आकार की तुलना में प्रकाश को लगभग सरल रेखाओं में गमन करता हुआ माना जा सकता है। यह ज्यामितीय प्रकाशिकी का अध्ययन क्षेत्र है। ठीक है, प्रकाश को लगभग सरल रेखाओं में गमन करता हुआ माना जा सकता है। ठीक है, इसको कैसे पता करेंगे? तो इसका पता करना जो है ज्यामितीय प्रकाशिकी का अध्ययन क्षेत्र है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स ज्यामितीय प्रकाशिकी का यह अध्ययन क्षेत्र है कि प्रकाश लगभग सरल रेखाओं में गमन करता है। क्यों? क्योंकि दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य छोटी होने के कारण। तो इसको कैसे हम जानेंगे? तो इसके लिए आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अध्ययन करना होगा, जिसके विषय में हम अध्याय 9 में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जिसके बारे में आप अध्याय 9 में पढ़ चुके हैं। वास्तव में प्रकाशिकी की वह शाखा, ऑप्टिक्स की वह शाखा जिसमें तरंगदैर्घ्य की परिमितता को पूर्ण रूप से नगण्य मानते हैं। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की स्थिति को, परिमितता को, एग्जिस्टेंस को पूर्ण रूप से नगण्य मानते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी कहलाती है। प्रकाशिकी की वह शाखा जिसमें तरंगदैर्घ्य की परिमितता को पूर्ण रूप से नगण्य मानते हैं, ज्यामितीय प्रकाशिकी कहलाती है। तथा किरण को ऊर्जा संचरण के उस पथ की भांति परिभाषित करते हैं। किरण को ऊर्जा संचरण के उस पथ की तरह परिभाषित करते हैं जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान शून्य की ओर प्रवृत्त होता है। किरण को ऊर्जा संचरण के उस पथ की भांति परिभाषित करते हैं जिसमें तरंगदैर्घ्य का मान शून्य की ओर प्रवृत्त होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सन 1801 में टॉमस यंग द्वारा किए गए व्यतिकरण प्रयोग के बाद, ठीक है, टॉमस यंग ने जब अपना व्यतिकरण प्रयोग किया तो वहां प्रूव हो गया कि प्रकाश जो है तरंग रूप में चलती है। सन 1801 में टॉमस यंग द्वारा किए गए व्यतिकरण प्रयोग के बाद आगामी लगभग 40 वर्ष तक प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा विवर्तन संबंधी अनेक प्रयोग किए गए। 1801 में टॉमस यंग द्वारा किए गए व्यतिकरण प्रयोग के बाद आगामी लगभग 40 वर्ष तक प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण तथा विवर्तन के आधार पर ठीक है, व्यतिकरण और विवर्तन संबंधित अनेक प्रयोग किए गए और इन प्रयोगों का स्पष्टीकरण केवल प्रकाश के तरंग मॉडल के आधार पर संतोषजनक रूप से किया जा सका। व्यतिकरण और विवर्तन संबंधी अनेक जो प्रयोग किए गए, इन प्रयोगों की व्याख्या जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, केवल प्रकाश के तरंग मॉडल के आधार पर प्रकाश को तरंग मानकर संतोषजनक रूप से परिभाषित किया जा सका, प्रूव किया जा सका, समझाया जा सका। इसी प्रकार 19वीं शताब्दी, ठीक है, इस प्रकार 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक तरंग सिद्धांत भली भांत स्थापित हो गया। 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है वह भली भांत स्थापित हो गया। प्रतीत होता था कि 19वीं शताब्दी के लगभग मध्य तक तरंग सिद्धांत जो है भली भांत स्थापित हो गया, ऐसा प्रतीत होता था। सबसे बड़ी कठिनाई उस मान्यता के कारण थी, सबसे बड़ी जो समस्या थी, कठिनाई थी,
सबसे बड़ी कठिनाई उस मान्यता के कारण थी जिसके अनुसार यह समझा जाता था कि तरंग संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। यहां पर एक समस्या पैदा हो जाती थी कि तरंग संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, तो फिर प्रकाश तरंगे निर्वात में कैसे संचरित हो सकती थी, इसकी व्याख्या नहीं हो पाता था। अगर प्रकाश को तरंग मान लिया जाए, ठीक है, तो हम जान रहे हैं कि तरंग को चलने के लिए माध्यम की जरूरत होती है, लेकिन प्रकाश जो है वह तरंग के रूप में निर्वात में कैसे संचरित हो सकता है, इसकी व्याख्या नहीं हो पाती थी। लेकिन इसकी व्याख्या मैक्सवेल द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। प्रकाश तरंगे जो हैं निर्वात में कैसे चलती हैं, कैसे इनका संचरण हो सकता है, इसकी व्याख्या मैक्सवेल के द्वारा प्रकाश संबंधी प्रसिद्ध वैद्युत चुंबकीय सिद्धांत प्रस्तुत करने पर हो पाई। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के नियम मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के नियमों का वर्णन करने वाले समीकरणों का एक सेट विकसित किया। मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के नियमों का वर्णन करने वाले, व्याख्या करने वाले समीकरणों का एक सेट विकसित किया और इन समीकरणों का उपयोग करके उन्होंने तरंग समीकरण व्युत्पन्न किया। इन समीकरणों का यूज करके उन्होंने तरंग समीकरण व्युत्पन्न किया, जिससे उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। तरंग समीकरण व्युत्पन्न किया जिससे उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। ठीक है, क्या उन्होंने कहा वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में? देखें ध्यान से। लगभग सन 1864 में मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। इसके काफी समय पश्चात 1890 में 1864 में मैक्सवेल ने वैद्युत चुंबकीय तरंग के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। इसके काफी समय बाद अर्थात 1890 में हेनरी हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में रेडियो तरंग उत्पन्न की। हेनरी हर्ट्ज ने प्रयोगशाला में रेडियो तरंग उत्पन्न की। जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने हर्ट्ज के तरंगों का प्रायोगिक उपयोग किया। जगदीश चंद्र बोस और मार्कोनी ने हर्ट्ज के तरंगों का प्रायोगिक उपयोग किया। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबकत्व के नियमों का वर्णन करने वाले समीकरणों का एक सेट विकसित किया और इन समीकरणों का उपयोग करके उन्होंने तरंग समीकरण व्युत्पन्न किया, जिससे उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। मैक्सवेल तरंग समीकरण का उपयोग करके मुक्त आकाश में मैक्सवेल तरंग समीकरणों का उपयोग करके मुक्त आकाश में वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की गणना कर पाए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की गणना कर पाए और उन्होंने पाया कि तरंग वेग का यह सैद्धांतिक मान प्रकाश की चाल के मापे गए मान के अत्यंत निकट है। मैक्सवेल ने विद्युत और चुंबकत्व के नियमों का वर्णन करने वाले समीकरणों का एक सेट विकसित किया और इन समीकरणों का उपयोग करके उन्होंने तरंग समीकरण भी उत्पन्न किया, जिससे उन्होंने वैद्युत चुंबकीय तरंगों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की। मैक्सवेल तरंग समीकरणों का उपयोग करके मुक्त आकाश में वैद्युत चुंबकीय तरंग के वेग की गणना की और पाया कि तरंग का वेग का यह सैद्धांतिक मान
प्रकाश के चाल के मापे गए मान के अत्यंत निकट होता है। इससे उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश अवश्य ही वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश अवश्य ही वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस प्रकार मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से जुड़ी हुई हैं। मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगे जो हैं परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्रों से संबंध है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा दिक् स्थान में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है समय तथा स्पेस में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र जो है समय और स्पेस में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, तो आपने देखा कि मैक्सवेल ने तरंग समीकरण का उपयोग करके मुक्त आकाश में विद्युत चुंबकीय तरंगों के वेग की गणना की और पाए कि उन्होंने पाया कि तरंग का वेग का यह सैद्धांतिक मान प्रकाश के चाल के मापे गए मान के अत्यंत निकट है। इससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि प्रकाश अवश्य ही वैद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है? प्रकाश अवश्य ही वैद्युत चुंबकीय तरंग है। इस प्रकार मैक्सवेल के अनुसार प्रकाश तरंगें परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से संबंध होती हैं, जुड़ी होती हैं। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र समय तथा स्पेस में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र जो है समय तथा दिक् स्थान स्पेस में परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है तथा परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र समय तथा स्पेस में परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी, परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगें का संचरण कर सकते हैं। ठीक है, परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो हैं निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों या प्रकाश तरंगों का संचरण कर सकते हैं। ठीक है, तो परिवर्तनशील विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र जो हैं, जो कि प्रकाश है, वह निर्वात में भी वैद्युत चुंबकीय तरंगों या प्रकाश तरंगों के रूप में संचरण कर सकता है। इस अध्याय में हम सबसे पहले सर्वप्रथम हाइगेंस के सिद्धांत के मूल प्रतिपादन पर विचार विमर्श करेंगे। इस अध्याय में सबसे पहले सर्वप्रथम हम हाइगेंस के सिद्धांत के मूल प्रतिपादन पर विचार विमर्श करेंगे और परावर्तन तथा अपवर्तन के नियम को व्युत्पन्न करेंगे। ठीक है, तो इस अध्याय में सबसे पहले आपको हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा और उसकी मदद से परावर्तन और अपवर्तन के नियम को व्युत्पन्न किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 10.4 और 10.5 में हम व्यतिकरण, जो टॉमस यंग ने दिया था 1801 में, हम व्यतिकरण की घटना का वर्णन करेंगे जो अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, व्यतिकरण की घटना का वर्णन किया जाएगा जो कि अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद अनुच्छेद 10.6 में हम विवर्तन की घटना पर विचार करेंगे, विवर्तन की परिघटना पर विचार करेंगे जो हाइगेंस फ्रेनेल सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, तो 10.6 में हम विवर्तन की घटना पर विचार करेंगे जो कि हाइगेंस और फ्रेनेल सिद्धांत पर आधारित है। फिर लास्ट में, अंत में अनुच्छेद 10.7 में हम ध्रुवण
के बारे में विचार विमर्श करेंगे, जो इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगे। तो इस चैप्टर के लास्ट के हेडिंग 10.7 में आपको ध्रुवण के बारे में बताया जाएगा, जो इस तथ्य पर आधारित है कि प्रकाश तरंगे जो हैं अनुप्रस्थ वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। ठीक स्टूडेंट्स, तो यह था आपका अध्याय 10 के भूमिका के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हाइगेंस के सिद्धांत की चर्चा की जाएगी। थैंक यू।